जय हिंद। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने में हम किन किन स्रोतों का सहारा लेते हैं। एमए हिस्ट्री के सेकंड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर्स में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। सेकंड सेमेस्टर की किताब का नाम है मध्यकालीन भारतीय इतिहास 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, जिसका कोड है HIST 222। और फोर्थ सेमेस्टर की किताब का नाम है आधुनिक भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, जिसका कोड है HIST 445C। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो सेम कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने में हमें कौन कौन से स्रोत सहायता करते हैं, या फिर 13वीं से 18वीं शताब्दी तक, या फिर हम कहें कि 1200 से 1950 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को हम किन स्रोतों से जानते हैं। तो शुरू करते हैं इसके परिचय से। देखिए, होता क्या है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास ले लीजिए या फिर आधुनिक भारत का इतिहास ले लीजिए, और इसमें हम सामाजिक इतिहास की बात कर लें या राजनीतिक इतिहास की बात कर लें, इनके बारे में हमारे पास विशाल भंडार मौजूद है। प्राचीन भारत के विषय में हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी कमी आ जाती है। मध्यकालीन भारत के सामाजिक इतिहास को जानने के लिए हमें फ़ारसी और अंग्रेज़ी ग्रंथों के सहारा ही लेना पड़ता है। थोड़ा बहुत ज्ञान क्षेत्रीय साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें प्राप्त होता है, जैसे कि उस समय सूफ़ी संत और भक्ति संत थे, वो अपनी रचनाओं में भारत के सामाजिक दृष्टि का वर्णन कर रहे थे। तो ये सारी तो हो गई लिखी हुई चीज़ें, लेखन सामग्री थी। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है कि उस समय के जो सिक्के हैं वो भी हमें उनके इतिहास के बारे में बताते हैं। भवन हैं, भवन निर्माण कलाएं हैं, वो सब भी हमें उस समय के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को दर्शाने में सहायता करते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रासंगिक तो नहीं कहूँगा मैं, सबसे ज़्यादा निष्पक्ष अगर कहा जाए तो उस समय विदेशी यात्रियों के वृतांत हमें देखने को मिलते हैं। जो विदेशी लोग आते थे भारत की यात्रा के लिए और उसके ऊपर अपनी रचनाएं लिखते थे, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो ना साधारण जनता के जीवन पर आधारित थी। दुर्भाग्यवश हिंदुओं द्वारा लिखा गया कोई भी स्रोत हमें इस समय उपलब्ध नहीं होता है, और मध्यकालीन सभी शासकों ने फारसी लेखकों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। इसी के साथ साथ उन्होंने विदेशी यात्री जो थे ना, उनको भी इस काल में राजकीय संरक्षण प्रदान करने आरंभ कर दिए थे। अब देखिए, इस काल के इतिहास को जानने के लिए ना हम उसके स्रोतों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि अरबी और फारसी ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं। अरबी और फारसी ही क्यों? क्योंकि उस समय मुस्लिम शासकों का अधिकार था भारत पर, और मुस्लिम शासकों ने अपने दरबार की मुख्य भाषा क्या रखी थी? अरबी या फिर फारसी, क्योंकि वे उसी रीजन से तो आए हुए थे। इसको भी आगे हम दो भागों में पढ़ते हैं। पहला होता है सल्तनत कालीन पुस्तकें हमें मिलती हैं, दूसरा मुगल कालीन पुस्तकें हमें मिलती हैं। फिर दूसरी श्रेणी हम देखते हैं विदेशियों के वृतांतों की। तीसरी श्रेणी में क्षेत्रीय इतिहास के महत्व को जानने का प्रयास करते हैं, और अंत में पुरातात्विक सर्वेक्षणों की बात कर सकते हैं हम, जिसमें हमें भवन मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है उस काल में किन राजाओं ने कौन कौन सी मुद्राएं जारी की थी, उनका स्टेटस कैसा था समाज में। तो ये चार श्रेणियां हैं जिसमें हमने मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों को बांटा हुआ है। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा अरबी एवं फारसी ऐतिहासिक ग्रंथ। तो होता क्या है कि मध्यकाल के अधिकतर ऐतिहासिक लेख जितने भी है वो सभी अरबी और फारसी भाषा में ही लिखे गए थे, और इसे उस समय के स्टेट्स ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज तक बना रखा था। तो इसी में आगे हमारे पास है सल्तनत कालीन पुस्तकें और मुगल कालीन पुस्तकें। तो पहले हम देखते हैं सल्तनत कालीन पुस्तकें। अब सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 1206 से 1526, यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई तक का। तो अब हम शुरू करते हैं सल्तनत कालीन इतिहास को जानने वाली कौन कौन सी किताबें हमारे पास उपलब्ध हैं। सबसे पहली किताब है हमारे पास किताब उल हिंद, जिसकी भाषा अरबी थी। इस किताब की रचना कैसे हुई, इस बीच ये है कि पहली बात तो ये ख्वारिज़म में पैदा हुए थे। ये काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे, ज्योतिष विद्या इन्हें आती थी, गणित आता, धर्मशास्त्र में काफ़ी ज्ञानी थे, और दर्शन में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी उपलब्धि हासिल थी इन्हें। अब होता क्या है कि महमूद गजनबी, जो गजनी के शासक थे ना, वो इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने इन्हें बोला कि मेरे दरबार में आओ, यहाँ पे काम करो, अब ये अपना जीवन काल यहाँ व्यतीत करो। लेकिन ये भी ठहरे घमंडी, इन्होंने मना कर दिया। तो गजनी ने इन्हें उठा के जेल में डाल दिया। अब कैदी के रूप में उन्होंने क्या किया? लाहौर, पेशावर और मुल्तान में अपना समय व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी, उसका काफ़ी अच्छा ज्ञान रखा। अब संस्कृत ग्रंथों को उन्होंने क्या किया? अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद करना शुरू कर दिया। और यहीं से सबसे मेन पॉइंट आता है कि किताबुल हिंद जो है ना, वो उन्होंने मुसलमानों के लिए बनाई थी, यानी कि हिंदुओं के बारे में उसमें जानकारी दी गई थी जो कि मुसलमानों को पता चले। तो ये किताबुल हिंद में उन्होंने लिखा हुआ था। ये ग्रंथ 11वीं शताब्दी के उत्तर के भारत के बारे में जानकारी देता है। फिर वो चाहे हिंदू समाज हो, दर्शन हो उनका, हमारा धर्म हो, या फिर आर्थिक जीवन हो, इन सब के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दूसरी किताब है हमारे पास चचनामा। अब सिंध
जो एरिया है ना, उसके इतिहास को बताने के लिए चचनामा जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी अरबी भाषा में लिखा गया था, 8वीं शताब्दी में लिखा गया था ये। बाद में इसे 1216-17 में अबू बकर नाम के व्यक्ति, जिनके बारे में हमने पहले भी काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने कुबाचा के शासनकाल के समय इसका अनुवाद करना आरंभ कर दिया। इस किताब से हमें क्या जानकारी मिलती है कि अरबों द्वारा किस प्रकार सिंध पर विजय प्राप्त की गई, और उस समय के तत्कालीन सिंध के शासकों का वर्णन हमें इस किताब में मिलता है। अगली रचना है आदाब उल हर्ब व शुआजात। अब इसकी रचना जो है ना, फखर मुतब्बिर द्वारा 1228 में की गई थी। और ये क्या करते हैं कि गुलाम वंश के शासक जो थे ना, इल्तुतमिश, उनकी जानकारी हमें प्रदान करते हैं। इसमें उन्होंने मुख्यतः युद्ध काल और विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का वर्णन किया है। साथ ही साथ मतलब ये देखा जाए तो सैनिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगली किताब है हमारे पास तारीख ए जहांगुशा। अब इसकी जो रचना है वो अलाउद्दीन अता मलिक जुबैनी द्वारा की गई थी। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि चंगेज़ खान जो भारत आए थे ना, उनके आक्रमणों के बारे में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, और मंगोल शासकों के किस प्रकार शासन चलाते थे उसके बारे में जानकारी हमें इस किताब से मिलती है। अच्छा, इस विषय में ना हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि 10 किताबें पढ़ेंगे, इनमें से शायद ही आपको 5 याद रहे, जो आपको ईजी लगे वो याद रखना। सभी बुक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे सल्तनत कालीन के बाद हम जब मुगल कालीन पुस्तकें देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी सारी किताबें हैं, विदेशियों के वृत्तांतों में भी काफ़ी सारी हैं। तो अगर 16 मार्क्स के प्रोस्पेक्टिव से हम क्वेश्चन को देखें तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगली किताब है हमारे पास ताजुल मुआसिर। अब ताजुल मुआसिर के जो रचनाकार थे सद्दीन हसन निज़ामी। अब सद्दीन हसन निज़ामी हुए वो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के दरबार में एक मंत्री पद पर आसीन थे। इसकी वजह से वे राजनीतिक गतिविधियों को आसानी से देख पा रहे थे। तो उन्होंने अपने इस ग्रंथ में मोहम्मद गोरी से लेकर इल्तुतमिश तक के जितने भी अभियान थे, यानी कि जंगें जो थी, उनका घटनाओं का वर्णन किया है। इस ग्रंथ का सबसे बड़ा दोष ये था कि लेखक ने क्या किया, ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन के सिवाय फारसी भाषा के सौंदर्य और सौष्ठव के प्रदर्शन से इसको ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन फिर भी भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के पश्चात ये प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है। अगली किताब है तबकात नासिरी। अब तबकात नासिरी जो है ना, वो मोहम्मद गोरी ने जब तराइन का युद्ध जीता ना 1191 में, वो पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, और अगले ही साल फिर से आके वो जीत जाता है। तो वहाँ से लेकर 1260 तक की घटनाओं का वर्णन इसमें हमें मिलता है। लेखक मिनहाज सिराज ने इन सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा हुआ था, इसी कारण से उनका ये जो वर्णन है ना, ये प्रमाणिक माना जाता है। इस ग्रंथ की एक खासियत है कि इसमें घटनाओं के साथ साथ वो क्यों हुई इसके कारण भी मिलते हैं, और उसका क्या परिणाम निकला उसकी व्याख्या भी हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ हमें अमीर खुसरो के कई सारे ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं अगले पॉइंट में। तो होता क्या है कि अमीर खुसरो जो है ना, वो इकलौते ऐसे इतिहासकार कह सकते हो या फिर दरबारी कह सकते हो जो 5-5 शासकों के दरबार में बैठे थे। अमीर खुसरो द्वारा अनेक ग्रंथों की रचनाएं की गई, जिनका संबंध साहित्य, इतिहास और कला से था। अमीर खुसरो के बारे में एक और बात जान लीजिए कि तबले का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। बलबन के शासनकाल के बाद कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक जैसे शासकों के समय ये दरबारी रहे थे, और इन्हें सुल्तानों द्वारा भी राज्य के संरक्षण प्रदान किया गया था। अगली पुस्तक है हमारे पास तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन थे? गयासुद्दीन बरनी। 1265 ईस्वी में इन्होंने इस किताब की रचना करनी आरंभ की थी, जो कि 1359 में जाकर पूरी होती है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अध्ययन के लिए यह ग्रंथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला ग्रंथ है हमारे पास फतवाए जहांदारी। फतवाए जहांदारी जो है ना, इसकी रचना भी गयासुद्दीन बरनी द्वारा की गई थी। इसमें बरनी ने अपना राजनीतिक चिंतन पेश करते हुए इस्लामी राज्य कैसा होना चाहिए, उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, उनके प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य बनते हैं सुल्तान के, तो उसके वर्णन ये इसमें करते हैं। यह ग्रंथ वास्तव में तारीख फिरोज शाही का दूसरा भाग भी माना जाता है। वह इसमें इस्लामी राज्य का स्वरूप, उसके विभिन्न विभाग, अधिकारी और उसके कार्यों का भी विश्लेषण करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला ग्रंथ है हमारे पास फतवाए फिरोज शाही, जो फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा इसमें लिखी थी, परंतु ज़्यादातर इतिहासकार इसे प्रमाणिक नहीं मानते हैं, क्योंकि उसने अपनी ही वाहवाह करवाई थी इसमें, अपनी विजयों का वर्णन इसने पूरी तरह से कर दिया, लेकिन उनका क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ फुतुहात फिरोज शाही, जो इसका नाम दिया है, फुतुहात का मतलब ही विजय होता है, इसमें उसने सुल्तान के उन कार्यों का वर्णन किया है, सुल्तान यानी कि वो खुद, जो इस्लाम के प्रसार और गौरव के लिए किए गए थे। जैसे कि उसने प्रजा पर केवल उन्हीं करों को लगाया जो कि इस्लाम कबूल करता है, यानी कि जिन करों की इजाज़त केवल इस्लाम देता है।
साथ ही साथ उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया जो गैर मुस्लिम व्यक्तियों को देना होता था। वह गर्व से कहता है कि उसने इस्लाम के विरोधी कार्यों को रोका, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाया, हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार कराया, जिसके फलस्वरूप वो बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाने में सफल होता है। अंतिम ग्रंथ है हमारे पास तारीख है मुबारक शाही। मुबारक शाह के समय की ये रचनाएं हैं। ये 1435 ईस्वी में महता सरहिंद द्वारा लिखी गई थी और इसमें क्या होता है कि सैयद काल की जानकारी हमें मिलती है। लेखक इसी ग्रंथ में क्या करते हैं कि अन्य ग्रंथों के सहारे फिरोज शाह तुगलक के वर्णन करते हैं और 1351 में इतिहास लेखन के समय वो मिनहाज और बरनी, जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा, उनके ग्रंथों का सहारा लेते हैं। क्योंकि वे संपूर्ण सैयद काल की जानकारी प्रदान करना चाहते थे। तो अब तक हमने सल्तनत कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों को जाना। अब हम मुगल कालीन पुस्तकों को जानेंगे जो हमें उस समय के इतिहास को जानने में सहायता करती है। बाबर के भारत आगमन के साथ ही एक नए युग का आरंभ हो गया था भारत में। 1526 की पानीपत की प्रथम लड़ाई जो बाबर द्वारा विजयी की गई थी, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और नए राजवंश, जिसे मुगल वंश भी कहा जाता है, उसकी स्थापना हो गई थी। जो मुगल थे ना, ये विश्व भर में प्रसिद्ध क्यों थे? अपने दरबार की शान और शौकत को लेके। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो पहला है तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी जो है वो स्वयं बाबर द्वारा रचित थी और ये तुर्की भाषा में थी। ये अंतिम ग्रंथ होगा जो हमें तुर्की भाषा में देखने को मिलता है। इसके बाद अरबी भाषा में ग्रंथ लिखने शुरू हो जाते हैं। अपनी इस आत्मकथा में बाबर ने 16वीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का खुलकर वर्णन किया है, जो कि एक ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब बाबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हुमायूं शासक बनते हैं और हुमायूं ने भी हुमायूं की बहन ने, गुलबदन बेगम जो था, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी हुमायूं नामा, जिसमें कि हुमायूं के शासनकाल से संबंधित जानकारियां हमें मिलती हैं। अब हुमायूं को युद्ध में हराकर गद्दी पर बैठता है शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी के समय की जानकारी हमें देने वाली किताब है तारीख शेरशाही। इस पुस्तक में हमें शेरशाह सूरी और उसके प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसकी रचना जो है वो अब्बास खान द्वारा की गई थी और इसके लेखक ने शेरशाह सूरी के समय की भारत की सामाजिक स्थितियों का अच्छे से वर्णन किया है। शेरशाह सूरी के वंशजों को हराकर हुमायूं दोबारा गद्दी पर आता है और उसके बाद वह अपनी गद्दी जो है वो अकबर को देता है और उसी के शासनकाल के समय की जो घटनाएं हैं वो हमें अकबरनामा नामक पुस्तक से मिलती है, जो अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। इसकी मूल भाषा फारसी थी। अबुल फजल ने उस समय की सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रमों को लिखते हुए वहाँ के प्रचलित खान पान, जाति व्यवस्था, त्यौहार, हिंदुओं के बारे में, हिंदू, राजपूत और मुगलों के आपसी जो संबंध थे उसके बारे में विस्तृत वर्णन किया है। अकबरनामा पुस्तक का ही एक भाग है आईने अकबरी, जिसमें उस समय के सामाजिक दशा के बारे में हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अंतिम किताब है हमारे पास तुझके जहांगीरी। तुझके जहांगीरी की रचना जहांगीर ने खुद ही की थी, उसकी आत्मकथा थी। तो अकबर के पुत्र जहांगीर और जहांगीर के शासनकाल के जितने भी सामाजिक परिस्थितियाँ थी, रीति रिवाज थे, इन सभी विषयों में विस्तृत जानकारी हमें तुझके जहांगीरी में प्राप्त होती है। इसी के साथ इस पॉइंट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी पुस्तकें हैं जो हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक दशाओं को बताने में सहायता करती है। जैसे पातशाह नामा है, शाहजहाँ नामा, बहादुर शाह नामा, शाहनामा, तारीख़ रसीदी, फिर तारीख़ अकबरी। इसी के साथ हम देखने को मिलता है कि तारीख़ शाही है, आईने अकबरी और तबकात अकबरी जैसी भी कई किताबें उस समय के इतिहास को दर्शाती हैं। अब हम देखते हैं दूसरी श्रेणी। दूसरी श्रेणी है हमारे पास विदेशियों के वृतांत। अब मध्यकालीन भारत में अनेक विदेशी भारत की यात्रा पर आए थे, उन्होंने पुस्तकें लिखी और वो जो पुस्तकें हैं, वृतांत जो है उनके, जिन्हें ट्रैवलर्स अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, तो उनके जो अकाउंट्स हैं ना, वृतांत, तो उन वृत्तांतों से भी हमें भारत के ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। जिसमें सबसे पहले है हमारे पास मार्को पोलो। मार्को पोलो वेनिस के रहने वाले थे, इटली की एक स्टेट है। 1274 में वो चीन चले गए। चीन में उस समय कुबलई खान का शासक था, लेकिन वहाँ से लौटते समय उन्होंने भारत की यात्रा भी की और भारत की गिनी चुनी यात्रा की, मैं ये कहूँगा, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तट है ना, वहीं तक उनकी यात्रा जो थी वो सीमित रही और भारत के अंदरूनी प्रदेशों में गए ही नहीं। इससे क्या हुआ कि उन्होंने भारत के आंतरिक और विदेशी व्यापार की आवाजाही को देखा, बंदरगाहों को देखा और अपने यात्रा वृतांत में उसका वर्णन किया। उन्होंने भारत के रहन सहन, भोजन, वस्त्र के विषय में भी कई जानकारियां प्रदान की। दूसरे यात्री थे इब्न बतूता, जो कि मोरक्को के एक अरबी यात्री थे, अरब देश के थे। इनकी किताब थी किताबुल
रेहला। इब्न बतूता जो थे वो भारत 1333 में आए थे। भारत में आने से इन्होंने क्या किया, पहले की अफ्रीका, अरब देशों की और कॉन्स्टेंटिनोपोल की यात्रा की थी। वह भारत 12 वर्ष तक रहे थे। मोहम्मद तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। उन्होंने इस पद पर 10 साल तक काम किया। बाद में सुल्तान ने असंतुष्ट होकर इन्हें पद से हटा दिया, फिर वापस बुला लिया, राजदूत के रूप में बनाकर इन्हें चीन भेज दिया। अब वो चीन पहुंच नहीं पाए क्योंकि वहाँ की यात्रा बहुत कठिन थी, तो वापस अपने देश मोरक्को चले गए। और जब मोरक्को चले गए ना, तो मोरक्को के सुल्तान ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया और 50 वर्ष तक वहीं रहे, जिसके साथ सुल्तान ने उन्हें यह अनुमति भी दी कि वे अपनी जो उन्होंने यात्रा की है उसकी रचना करें। और उन्होंने अपनी यात्रा की पूरी रचना की और उसका नाम रेहला दिया। तीसरे विदेशी यात्री थे निकितिन। निकितिन जो है ना, एकमात्र रूसी यात्री थे जो भारत आए थे। उन्होंने बहमनी साम्राज्य की राजधानी बीदर में अपना समय व्यतीत किया। निकितिन ने विजयनगर साम्राज्य जो था उसके बारे में भी जानकारी दी है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य वो कभी गए ही नहीं थे। तो मतलब सुनी सुनाई बातें जो थी उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपनी रचना कंप्लीट की थी। निकितिन जो बहमनी राज्य का भी विवरण देते हैं ना, वो भी इतना ज़्यादा विस्तृत नहीं है। मतलब बेसिकली निकोलो कॉन्टी और निकितिन ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास ना चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, देखने की, पर्यवेक्षक बनने की, एक्सपर्ट बनने की नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से जो हमें इनके द्वारा जानकारी मिलती है ना वो थोड़ी अधूरी रहती है। लेकिन फिर भी अधूरी भी सही, कम से कम है। तो अगले हैं अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक जो थे ना, वो ईरान के शासक ने विजयनगर साम्राज्य के समय देवराय द्वितीय के पास अपने राजदूत बनाकर भेजा था। तो एक तरह से इन्हें हम यात्री तो नहीं कह सकते, राजदूत थे ये भारत में एक ही वर्ष तक ठहरे थे और उस समय इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के विषय में जानकारी लिखी। इन्होंने विजयनगर की राजधानी के बारे में रचना की, वहाँ के राजा की जो दिनचर्या थे। अब राजा देवराय थे उस समय, तो देवराय तो वैसे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे, मतलब अच्छे खासे समय में ये आए थे जबकि एक भारत की अच्छी छवि प्रस्तुत हो सकती थी। वे अपनी रचना में राजा की दिनचर्या के बारे में बताते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, उसके विषयों के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ उस समय के सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें मिलती है, आर्थिक जीवन के बारे में भी लोगों के इसमें हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है निकोलो कॉन्टी। ये भी वेनिस के रहने वाले थे, इटली का एक स्टेट है। तो ये भी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने ही आए थे। 2 साल तक भारत में रहते हैं। ये अपनी पुस्तक में वर्णन करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की सैनिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा संगठित थी और ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था। निकोलो कॉन्टी ने उस समय की सामाजिक अवस्था के बारे में भी बताया, जिसमें विशेष रूप से सती प्रथा जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी हुई थी उसका विवरण भी करते हैं। ये उन्होंने हिंदुओं द्वारा अपनाए गए उत्सवों और न्याय प्रक्रिया जो थी इसके बारे में भी अपने वृत्तांत में वर्णन किया। वह बताते हैं कि विजयनगर की राजधानी जो थी ना, वो एक बहुत ही वैभवशाली नगर था। अगले यात्री थे डोमेंगो पेजी। डोमेंगो पेजी जो थे ना, ये 1500 से 1502 तक भारत में रहे, यानी कि 2 से 3 साल तक ये भारत में ठहरे। ये पुर्तगाल के यात्री थे जो विजयनगर की ही यात्रा के लिए आए थे फिर से। उस समय विजयनगर के शासक थे देवराय, कृष्णदेव राय। पेजी ने कृष्णदेव राय के बारे में वर्णन किया है, उनकी राजधानी का वर्णन किया है और उसने साम्राज्य की तत्कालीन व्यवस्था जो थी ना उसके बारे में विस्तृत विवरण किया है। अगले यात्री थे फेरनाओ नूनीस। अब नूनीस जो थे ना, ये भी पुर्तगाल के थे और 1530 में आए थे। देखा जाए तो पेजी के 20 वर्षों बाद ही ये भारत आए थे। तो नूनीस ने दक्षिण भारत की जनता की आर्थिक व्यवस्था के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्रदान की। लेकिन इन्होंने भी उस समय की राजधानी के बारे में वर्णन किया, कर व्यवस्था के बारे में वर्णन किया, न्याय व्यवस्था, कला और संगीत के बारे में जानकारी प्रदान की। यानी कि आप देख रहे हो कि 2 पुर्तगाली यात्री आए और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को लेकर। इसके बाद वे तत्कालिक राजनीतिक सामाजिक प्रणाली के बारे में भी विश्लेषण करते हैं। लास्ट पॉइंट देखेंगे अब हम टॉम पायर्स के बारे में। तो ये भी एक यूरोपीय यात्री थे जो 16वीं सदी के पहले दशक में भारत आए थे और इन्होंने खंबात की खाड़ी हो गई, मलक्का हो गया, तो इनके बारे में जानकारी प्रदान की है। इस समय यहाँ पे क्या व्यापारिक गतिविधियाँ थी तो उस व्यापार की विवेचना की है। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए तीसरी श्रेणी है हमारे पास क्षेत्रीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत। अब होता क्या है कि भारतीयों द्वारा भी इतिहास लिखे गए थे, लेकिन कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं, लेकिन फिर भी लिखे गए थे। अब जो लिखे गए थे उन्हें ही क्षेत्रीय यानी कि भारत के आंतरिक लोगों द्वारा लिखा गया जो इतिहास है उसी को हम क्षेत्रीय इतिहास कहते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्षेत्रीय राज्यों के विषय में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। इसी में हमारे पास सबसे पहला है असमी बुरंजी। असमी बुरंजी जो है वो हमें असम के इतिहास की जानकारी देने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह अहोम भाषा में लिखा गया था और आप जानते होंगे कि अहोम साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसे मुगलों ने जीतना चाहा लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा और अहोम पर आज तक किसी का अधिकार स्थापित नहीं हो पाया था। इसके जो लेखक थे वो कई सारे पुजारी थे। उन पुजारियों ने राजाओं के आदेश पर और उनसे अनुमति प्राप्त कर इस ग्रंथ को लिखा था। ये एक साहित्य था और इसके कई सारे प्रमुख स्रोत थे, जैसे कि देवधाई असम बुरंजी, खगिया बुरंजी, कचारी बुरंजी, जैतिया बुरंजी आदि। दूसरा ग्रंथ है हमारे पास अमुक्त माल्यद। तो अमुक्त माल्यद जो है ना, इसके रचयिता कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय। ये तेलुगु भाषा में लिखा गया था और इस ग्रंथ के लेखन में शासन प्रबंधी नीतियों का वर्णन किया गया था, जैसे कि अधिकारियों पर नियंत्रण कैसे पाना है, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे करनी है, न्याय प्रशासन की बात की गई थी इसमें, और विदेशी नीतियों का भी संचालन कैसे किया जाता है इसके बारे में वर्णन किया गया था। नेक्स्ट है ज़ाउ उल लामी। तो इस ग्रंथ के लेखक जो थे ना, मोहम्मद अब्दीर रहमान थे। इन्होंने 15वीं शताब्दी में दक्कन के महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पेश किया है। इसमें लास्ट पॉइंट हम देखेंगे राज तरंगिणी। राज तरंगिणी की रचना जो है कलहण द्वारा की गई थी और कलहण की राज तरंगिणी जो है कश्मीर के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कलहण की राज तरंगिणी में 1459 तक के कश्मीर का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ से हमें कश्मीर के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ अगर आप लिखना चाहें तो एक और किताब लिख सकते हैं, पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई द्वारा लिखी गई थी। बेसिकली उसमें क्या था कि पृथ्वीराज के समय के कार्यकाल की जानकारी मिलती है हमें और किस प्रकार मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो उसकी जानकारी भी हमें मिलती है। और वैसे भी प्राचीन काल की अगर बात करें हम, प्राचीन इतिहास की, तो उसका सबसे अंतिम ग्रंथ जो है वो चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। चंद बरदाई। अब तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें आप पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा भवन निर्माण कलाएं हो गई, भवनों से द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त होती हैं, सिक्कों द्वारा जो हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं, इन्हें भी ऐड कर देंगे तो यहाँ तक सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इसी में हम आगे और ऐड करेंगे ताकि फोर्थ सेमेस्टर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए, जिसमें हम देखेंगे आधुनिक इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में। तो 18वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक के काल को भारतीय इतिहास का आधुनिक काल माना जाता है। भारत में आधुनिक युग की शुरुआत जो है वो कब हुई, इसके बारे में काफ़ी विद्वानों में मतभेद है। कोई कहता है कि 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद हुई, कोई कहता है कि प्लासी के युद्ध के बाद हुई है। तो इसी प्रकार से अलग अलग विचारधाराएं पनप कर सामने आती हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान जो है ना वो यही बोलते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ होने से ही आधुनिक युग का आरंभ हो गया था। भारतीय इतिहास के प्राचीन काल और मध्यकाल की तुलना में देखा जाए तो आधुनिक काल में जो स्रोतों की संख्या है ना वो बहुत ज़्यादा अधिक है, मतलब अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं हमारे पास। इसमें सबसे पहला स्रोत है हमारे पास सरकारी दस्तावेज। आधुनिक इतिहास में सरकारी दस्तावेज जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अभिलेखागार जो हैं वहाँ पे ये काफ़ी सारी संख्या में उपलब्ध हैं। हम देखते हैं नई दिल्ली में और विभिन्न नगरों में, राज्यों में आज भी अभिलेखागारों में संरक्षित रखे गए हैं। इनसे हमें उस समय का भू राजस्व हो गया, तत्कालिक भारतीय समाज हो गया, तो इसकी हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। इन सरकारी दस्तावेज़ों से ही हमें पता चलता है कि उस समय के भारतीय रीति रिवाज क्या थे, सामाजिक कानून क्या थे और इसके प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण क्या था। लेकिन देखा जाए तो ये जो दस्तावेज़ लिखे गए थे ये सारे ब्रिटिश दृष्टिकोण के अनुसार ही लिखे गए थे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी को देखते हुए सरकारों ने आगे क्या किया, इसका आलोचनात्मक वर्णन करते हुए भारतीय दृष्टिकोण इसमें जोड़ना शुरू कर दिया। और इसी में क्या किया, भारत सरकार के जो पंजाब सरकार ने सामाजिक परंपराओं पर 1870 ईस्वी में एक एक ज़िले पर अलग अलग पुस्तक भी छपवाई थी इसके बारे में। मतलब आप अगर होशियारपुर में हैं, आप अगर उन्ना में हैं, 1870 में उन्ना क्या कांगड़े ज़िले के अंदर ही अधीन ही आता था, तो कांगड़ा अगर देखा जाए तो हम कांगड़े का इतिहास उन्होंने अलग से लिखवाया, सिरमौर का इतिहास अलग से लिखाया। इस प्रकार से अलग अलग पुस्तकों में उन्हें विभाजित किया। और इन दस्तावेज़ों द्वारा ही हमें पता चलता है कि जनसंख्या की रिपोर्ट जो थी ना वो भी प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नए सिरे से प्रकाशित की जाती थी। इसके बाद दूसरा स्रोत है हमारे पास समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। भारत में आधुनिक प्रेस की शुरुआत हो जाने के कारण ही क्या हुआ कि अनेक समाचार पत्र और पत्रिकाएं छपनी आरंभ हो गई। इससे जो शिक्षित भारतीय थे उन्होंने जनमत पर अपना प्रभाव डालना शुरू किया, सरकारी नीतियों की आलोचना करनी शुरू कर दी। यहीं से हम इंडियंस का पर्सपेक्टिव अंग्रेज़ों के प्रति सामने
आता हुआ दिखता है, जिसमें क्या हुआ कि समाचार पत्रों की शुरुआत हुई। इसमें हम देखते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू, ट्रिब्यून, केसरी, मराठा, संवाद कौमुदी और भी इसकी तरह जैसे बम्बई समाचार हो गया, न्यू इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, पीपल क्रांति, स्टेट्समैन, इस प्रकार के कई पत्र सामने छपने लगे जो न्यूज़पेपर थे। इन सब से क्या होता है कि इन सब की उपलब्धता से ही भारतीय समाज को समझने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। इसके अतिरिक्त पंजाब में सबसे ज़्यादा उर्दू पत्र छपते थे, प्रताप हो गया, मिलाप हो गया, इस प्रकार के कई पत्र पंजाब में छपते थे जिनकी बहुत ज़्यादा महत्ता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पुस्तकें। अब पुस्तकों में क्या होता है कि आधुनिक काल में देखें, जब भारत आधुनिक समय में जुड़ गया था आगे अंग्रेज़ों के साथ, तो अंग्रेज़ों ने भी विदेशियों ने भी कई किताबें केवल भारत पर ही लिखनी आरंभ कर दी थी, भारतीयों ने भी लिखनी शुरू कर दी। तो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हमें वहीं से मिलती है, कला हो गया, दर्शन हो गया, साहित्य, धर्म के बारे में भी जानकारी हमें ये अनेक पुस्तकें प्रदान करती हैं। ये पुस्तकें जो थी वो अंग्रेज़ी और देसी दोनों भाषाओं में छपती थी। भारत में तो नए राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए बंगाली के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, हिंदी के भारतेंदु हरीशचंद्र, मराठी के विष्णु शास्त्री, तमिल के सुब्रमण्यम भारती और उर्दू के अल्ताफ़ हुसैन हाली, असामी में भी देखा जाए तो लक्ष्मीनाथ थे। तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। आखिरी स्रोत है हमारे पास मौखिक परंपराएं। अब मौखिक परंपराओं का कोई ठोस परिणाम तो हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें अपनाया ही बहुत कम जाता है। लेकिन हुआ क्या, फिर भी स्रोतों में क्या किया गया कि लोकगीतों को भी ऐड किया जाने लगा। पहले के समय में जिन स्वतंत्रताकारी हो गए, जैसे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उनको पुस्तकों में या सरकारी दस्तावेज़ों में कोई स्थान प्राप्त नहीं था। उनके बारे में लोगों ने मौखिक परंपराएं शुरू कर दी, मतलब मौखिक रूप से बोलना शुरू कर दिया। लोगों को बताना, गानों के ज़रिए लोगों को उनकी जानकारी देना प्रदान कर दिया। तो हमें इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान उपलब्ध कराती हैं ये। इन मौखिक परंपराओं वाले स्रोतों में क्या होता है कि समाज के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों के महत्वपूर्ण लक्षण शामिल होते हैं। आपने देखा होगा आला उदल हो गए, हीर रांझा हो गए, तो इनके प्रति जो लोकगीत है ना, वो इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। इस तरह के लोकगीतों से क्या होता है कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को समझाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। फिर चाहे वह रीति रिवाज या परंपराओं से संबंधित ही क्यों ना हो, लेकिन एक चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसको जो अगर हम स्रोत बना रहे हैं ना अपने इतिहास लेखन में, तो बड़ी ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि झूठ आसानी से इसमें जुड़ जाता है आके, और उसे सत्य सिद्ध करने का भी कोई प्रमाण नहीं है। तो ये थे इतिहास को जानने के स्रोत, अब तक हमने जितने भी देखे। अब निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के भारत आगमन के बाद ही जो सामाजिक इतिहास है ना, उसके बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी मिलती है, उसने नई जड़ें पकड़ ली थी। सर विलियम जॉन्स, फेडरिक मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप, लॉर्ड कर्जन देख लेते हैं हम, और अलेक्जेंडर द्वितीय जो थे, इनके द्वारा अपनी रचनाओं में भारत के सामाजिक इतिहास के बारे में ना बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। दूसरी तरफ भारतीय इतिहासकार भी थे, भारतीय सामाजिक इतिहासकार भी थे जिन्होंने इस तरफ अपनी रुचि दिखाई, जैसे कि राजेंद्र लाल मित्र थे, रखालदास बनर्जी थे, आर.बी. भंडारकर, राधा कुमोद मुखर्जी। तो ये सब भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है, लेकिन आप किसी भी फील्ड में चले जाइए हिस्ट्री के आगे, जब हिस्ट्री की बात आती है ना कि उसके तथ्य कहाँ से लिए गए हैं, सोर्स कहाँ से लिया गया है हिस्ट्री को लिखने में, तो ये सब चीज़ें हर बार सामने आएंगी आपके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।